हेलो एवरीवन, हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम लोग अपना एसी वाला चैप्टर कंटिन्यू करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में आपने देखा था हमने अपने एसी वाले चैप्टर के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से एमसीक्यू 1 टाइप ऑफ क्वेश्चंस करने स्टार्ट करे थे। 7 क्वेश्चंस थे। हमने एमसीक्यूज पहले टाइप 1 वाले एमसीक्यूज कर लिए थे लास्ट वीडियो में। आज की वीडियो में हम एमसीक्यू 2 टाइप ऑफ क्वेश्चंस करने वाले हैं। आई होप बिफोर गोइंग फॉरवर्ड टू द वीडियो आप लोगों ने एक बार लास्ट वीडियो हमारा जरूर देखा है। नहीं देखा है तो डोंट फॉरगेट टू वॉच दैट वीडियो बिफोर दिस वन। एंड इन केस आप नहीं देख पाए तो एटलीस्ट आपने चैप्टर रिवाइज करा है एंड यू रिमेंबर ऑल द फॉर्मूलाज प्रॉपर्ली। एंड जो एकदम मस्ट नो कॉन्सेप्ट्स हैं लाइक द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस एंड द फॉर्मूला फॉर पावर कैलकुलेशन, फेजर डायग्राम एंड जो इंटर रिलेशनशिप होती है। लास्टली जो आपका पीक वैल्यू और आरएमएस वैल्यू निकालने के बीच में जो रिलेशन है, क्योंकि मोस्टली आपको आरएमएस वैल्यू ही काम में आती है। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टुडेज वीडियो। तो एमसीक्यू 2 टाइप ऑफ क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। देखो पहला क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है। एज फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एसी सर्किट इंक्रीजेस, जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहे हैं, करंट फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस। करंट फर्स्ट इंक्रीजेस, अगर यहाँ पे हम करंट बनाए, यहाँ पे हम ओमेगा बनाए, ओमेगा बना लो चाहे एफ बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब ओमेगा इज 2πf। तो क्या बोला है, करंट पहले इंक्रीज हो रहा है और फिर करंट डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, हमें बताना है कि किस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन का सर्किट बना होगा, मतलब सर्किट के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होंगे। अब एक इंटरेस्टिंग बात देखते हैं। देखो चारों ही सिनारियो में देखते हैं। जब आपका इंडक्टिव, पहले हम देख लेते, 3 कंपोनेंट्स हमने पढ़े हैं। आर की वैल्यू है, क्या रेजिस्टर की वैल्यू फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट होती है? नहीं, रेजिस्टर की वैल्यू फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट है। तो आप फ्रीक्वेंसी घटाओ या बढ़ाओ, रेजिस्टर को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये हमेशा सेम रहेगा। बात करते हैं रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर की, एक्सएल। एक्सएल का फॉर्मूला क्या होता है? ओमेगा इंटू एल, यानी कि एक्सएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे वैसे वैसे इसकी रिएक्टेंस बढ़ती जाएगी। एक्सी में ऑन द अदर हैंड क्या होता है? इसका जस्ट ऑपोजिट, एक्सी होता है 1/ओमेगा सी। एक्सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, यानी कि आप अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो एक्सी कम होता जाएगा। ठीक है, हमसे क्या बोला है, हमें ये बताना है सर्किट के अंदर क्या क्या चीजें हो सकती हैं। अब ये क्योंकि मल्टीपल करेक्ट टाइप के क्वेश्चंस है, तो टाइप 2 क्वेश्चंस में जो एमसीक्यू 2 टाइप है उसमें क्या है, मल्टीपल करेक्ट चीज ऑप्शंस हो सकते हैं। ठीक है, तो इंडक्टर एंड कैपेसिटर, देखो ये वाला सर्किट हो सकता है। इस पे पहले ठीक आंसर ले आते हैं, क्यों हो सकता है। आपने जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, मान लो एल की कुछ ऐसी वैल्यू थी, जैसे जैसे आप ये बढ़ा रहे हो, फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो, इम्पीडेंस लिखते हैं। इम्पीडेंस कैसे निकालोगे सर्किट में? एक्सएल स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर। आइडियली ये होना चाहिए, करेक्ट, बट ऐसा नहीं होगा क्योंकि एलसी सर्किट है। एल और सी 180 डिग्री फेज डिफरेंस में होते हैं, तो इनके बीच में एक माइनस साइन आना चाहिए आइडियली, एक माइनस साइन आना चाहिए आइडियली, करेक्ट। अब आप ध्यान से अगर देखोगे, जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के साथ साथ एक्सएल बढ़ेगा और एक्सी कम होगा। मान लो इनिशियली कुछ ऐसा हुआ कि आपकी एल की और सी की वैल्यू आपने इस तरीके से ली कि पहले इस फर्स्ट हाफ में आपकी जो इम्पीडेंस है, फर्स्ट हाफ में जो आपकी इम्पीडेंस है वो ग्रेजुअली डिक्रीज कर रही थी। डिक्रीज क्यों कर रही थी? एक्स सी की वैल्यू बढ़ती जा रही है एक तरीके से और एक्स एल की वैल्यू कम होती जा रही थी। तो पहले आपकी जेड की वैल्यू डिक्रीज हो रही थी। जेड अगर डिक्रीज हो रहा था तो आई क्या होगा? इंक्रीज, करेक्ट। उसके बाद एक वैल्यू ऐसी आई ओमेगा की जिसके ऊपर करंट मैक्सिमम हुआ। उसके बाद आपने क्या करा, जब आप फर्दर आपने फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया तो एक्सएल तो अभी भी घट रहा है और एक्ससी अभी भी बढ़ रहा है। बट एक प्रॉब्लम क्या होगी कि अब माइनस साइन जो है, ये दोनों चीजें रिवर्स हो जाएंगी। दोनों चीजें रिवर्स हो गई। अगर मैं z का मैग्नीट्यूड देखूं तो ऐसा हो सकता है कि z का मैग्नीट्यूड फिर से बढ़ना शुरू हो जाए। इसको कैसे देखना है, हम हमेशा मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। इसको ऐसे देखो कि आपकी इंपीडेंस की वैल्यू मान लो 15 थी, 15 से आप धीरे धीरे 0 पर आए, क्योंकि एक्सएल माइनस एक्सी है, मतलब एक्सएल स्क्वायर माइनस एक्सी है, और 0 से फिर आप -15 पे अगर गए। बट मैग्नीट्यूड वाइज क्या हो रहा है कि पहले मैग्नीट्यूड डिक्रीज हुआ 15 से 0, उसके बाद मैग्नीट्यूड 0 से 15 वापस से इंक्रीज हो गया। ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल हो सकती है इंडक्टर और कैपेसिटर के केस में। बट अगला ऑप्शन अगर देखोगे, रेजिस्टर और इंडक्टर के केस में ऐसा नहीं होगा। क्यों? इसकी इंपीडेंस फिक्स है, एक्सएल आर की वैल्यू तो फिक्स है। जो जब आप z निकालोगे, z कैसे निकलेगा? √r² प्लस एक्सएल स्क्वायर। आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओगे तो एक्सएल बढ़ता ही जाएगा, एक्सएल बढ़ता जाएगा तो z बढ़ता जाएगा, z बढ़ता जाएगा तो करंट कंटिन्यूसली डिक्रीज ही करेगा। ऐसा पैटर्न देखने के लिए नहीं मिलेगा कि पहले इंक्रीज हो फिर डिक्रीज हो। सेम प्रॉब्लम होगी आपकी कैपेसिटर के साथ।
ठीक है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हो सकता है, क्यों? क्योंकि रेजोनेंस में हमने यही देखा है। रेजोनेंस में क्या होता है, अगर आपको वो सर्किट याद हो, जो ग्राफ हम बनाते हैं, ग्राफ अगर याद हो तो ग्राफ ऐसा बनता है कुछ। ग्राफ में क्या बोलते हैं, ये एक वैल्यू है जहां पर करंट मिनिमम हो रहा है, मतलब इसमें बस उल्टा बोल रहे हैं कि पहले करंट हम यहाँ पे डिक्रीज हो रहा था और उसके बाद इंक्रीज हो रहा था। क्वेश्चन में उल्टा बोला है, बट ये वाली जो चीज क्वेश्चन में मेंशन है ये भी बिल्कुल हो सकती है एलसीआर सर्किट में। तो सर्किट कैसा सर्किट होना चाहिए, कैसे कॉम्पोनेंट होना चाहिए, या तो एल और सी हो या फिर एलसीआर हो। कहने का मतलब क्या है कि एल और सी तो होने ही चाहिए ये सिनेरियो ऑब्जर्व करने के लिए। 9th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, in an alternating current circuit consisting of elements in series elements है, current increases on increasing the frequency of the supply। मतलब जब आपने frequency increase की तो हम क्या बोल रहे हैं कि current increase हो रहा है, ठीक है। क्या बोला, which of the following elements are likely to constitute। अब सिमिलर क्वेश्चन है, देखो सिमिलर क्वेश्चन है, करंट अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने पे इंक्रीज हो रहा है, आर तो कांस्टेंट है, XL is directly proportional to omega, XC is inversely proportional to omega and I is also inversely proportional to Z। ठीक है, अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो तो XL बढ़ेगा, XL बढ़ेगा तो Z बढ़ेगा, Z बढ़ेगा तो I कम होना चाहिए। अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो, XC कम होगा, XC कम होगा तो Z कम होगा, Z कम होगा तो करंट इंक्रीज करेगा। यही वाला पैटर्न देखने के लिए मिल रहा है कि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होने के साथ साथ करंट इंक्रीज होता जा रहा है। तो खाली कैपेसिटिव सर्किट हो उसमें भी ऐसा हो सकता है, कैपेसिटिव और रेजिस्टिव सर्किट हो उसमें भी ऐसा हो सकता है। बट अगर इंडक्टर होगा तो इंडक्टर के केस में नहीं होगा, क्योंकि इंडक्टर में तो उल्टा हो रहा है काम। इंडक्टर करंट को, इंडक्टर की वैल्यू क्योंकि इंक्रीज होती जाएगी रिएक्टेंस, तो डिक्रीज करेगा करंट को। ओनली रेजिस्टिव में इसलिए नहीं होगा क्योंकि रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी, उसमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं, उसमें कांस्टेंट करंट रहेगा अगर खाली रेजिस्टिव सर्किट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ट्रांसमिटेड ओवर लार्ज डिस्टेंसेज एट हाई ऑल्टरनेटिंग voltages, which of the following statements is or are correct। हाई ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज पे हम क्या करते हैं, अगर आपने रीजनिंग क्वेश्चन पढ़ा हो, जब ट्रांसफॉर्मर पढ़ लेते हैं, ट्रांसफॉर्मर की एक ये बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। हम हमेशा जब भी हमें ट्रांसमिट करना, जब भेजनी होती है, जैसे हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, तो इलेक्ट्रिसिटी पोल्स, आपने देखा होगा सड़क पे पोल्स होते हैं, बिजली का खंबा होता है, बिजली की तार लटकी होती है, करेक्ट। वो तार बहुत पतली होती है, वो तार पतली इसी वजह से होती है क्योंकि हम हाई वोल्टेज और लो करंट पे ट्रांसमिशन करते हैं। घर पर, हमारे घर आने से पहले, लाइट हमारे घर में सप्लाई होने से पहले एक ट्रांसफार्मर लगाया जाता है जो इसको फिर हाई वोल्टेज से हमारी 220 वोल्टेज वाली उस पर ट्रांसफॉर्म करता है, स्टेप डाउन करता है, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या स्टेटमेंट्स करेक्ट हो सकती हैं। क्या बोला है, फॉर अ गिवन पावर लेवल देयर इज लो करंट। ऑब्वियसली बात है, हाई ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, और मैंने इसलिए आपको एडवांस में बताया, हाई ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज और लो करंट पे हम ट्रांसमिशन करते हैं। होता क्या है, जो आपका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, जहां से लाइट आ रही है हमारे घर पे, जहां से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, उसके पास भी 220 वोल्ट की ही लाइन है। बट प्रॉब्लम ये, अगर हम 220 वोल्ट को ही एज इट इज भेज दें लार्ज डिस्टेंस पे, तो 220 वोल्ट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो आपका करंट है, करंट बहुत कम हो जाएगा, करंट बहुत हाई हो जाएगा, ठीक है। करंट क्योंकि हाई होगा, तो करंट हाई होने की वजह से पावर डिसिपेशन बहुत ज्यादा होगी, तो हमें बहुत मोटे तार यूज करने पड़ेंगे एंड वो कॉस्ट एफिशिएंट नहीं होगा। इसलिए क्या करते हैं, 220 वोल्ट की जगह इसको पहले स्टेप अप ट्रांसफार्मर के थ्रू हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिट करते हैं। अगर वोल्टेज हाई होगी तो करंट कम होगा, करंट कम होगा तो कॉस्ट इफेक्टिवली पतले वायर्स के थ्रू ट्रांसमिशन इजीली हो जाता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। लो करंट इंप्लाइज लेस पावर लॉस, सही बात है। लो करंट इंप्लाइज, अगर जितना ज्यादा करंट डिसिपेशन होगा, पावर लॉस उतना ज्यादा होगा, तो जितना कम करंट उतना कम पावर लॉस। ट्रांसमिशन लाइंस कैन बी मेड थिनर, ये बात आपकी, ये ऑप्शन भी करेक्ट होना चाहिए। ऑल्दो आपकी जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है वो इसको करेक्ट लिखती नहीं है, मतलब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की अगर आप ऑफिशियल आंसर की चेक करेंगे तो उसमें आपको ये ऑप्शन मिलेगा नहीं। बट ट्रांसमिशन लाइन भी बिल्कुल आप थिनर बना सकते हो, इसीलिए हम पतले वायर्स यूज करने के कारण ही मेनली हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिशन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं।
इट इज़ ईजी टू रिड्यूस द वोल्टेज एट द रिसीविंग एंड यूजिंग स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर्स। ये ऑप्शन भी करेक्ट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि रिसीविंग एंड पे हम स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर यूज करते हैं और ट्रांसमिटिंग एंड पे हम आपका स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर यूज करते हैं। ये जो ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी आपका एक ही सिनेरियो में थोड़ा सा डाइसी ऑप्शन है। क्यों डाइसी है? क्योंकि जरूर ट्रांसमिशन लाइंस सिर्फ यही वाली जो ट्रांसमिशन लाइन है जो सोर्स से डेस्टिनेशन तक आ रही है, उन्हीं को हम पतला बना सकते हैं, थिनर बना सकते हैं। बट अगर हमने ज़्यादा पतली कर दी तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि तब ये वायर आराम से टूट सकती है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि जो पीछे की ट्रांसमिशन लाइन है, जैसे हमारे सोसाइटी में, आपकी अगर आप सोसाइटी में रहते हो, जहाँ पे भी रहते हो, हर एरिया में एक वो सेंटर पॉइंट होता है जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो यहाँ से हमारे घर तक जो वायर्स आ रही है, जो ट्रांसमिशन लाइन आ रही है, वो थिन नहीं होती, वो मोटा होता है। तो उस सिनेरियो को सोचते हुए मे भी ऐसा हो सकता है कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर इसको करेक्ट ऑप्शन नहीं मान रही है। ऑप्शन ए, बी, डी आर द ओनली ऑफिशियली करेक्ट आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर LCR circuit, power transferred from the driving source to the driven oscillator is I2Z cos phi। आपसे बोला है एक LCR सर्किट है, LCR सर्किट के अंदर जो पावर ट्रांसमिशन हो रही है, पावर का फॉर्मूला क्या है? पावर ट्रांसमिशन का फॉर्मूला क्या दे रखा है? I2Z cos phi। हमें बताना है कौन कौन से ऑप्शंस करेक्ट होंगे। क्या बोला है? हेयर पावर फैक्टर cos phi इज ग्रेटर। अगर cos phi ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो पावर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। अब ये बात तो सही है, पावर फैक्टर cos phi ग्रेटर देन 0 है। पावर फैक्टर कैसे निकालते हो? पावर फैक्टर आप निकालते हो, cos phi निकलता है आपका R या XL, जैसा भी आपका सर्किट है। LCR सर्किट है तो LCR सर्किट के लिए cos phi कैसे निकलता है? R/Z से, करेक्ट। और R भी पॉजिटिव होता है, cos phi भी पॉजिटिव होता है, मतलब Z भी पॉजिटिव होता है हमेशा। तो cos phi पॉजिटिव होगा तो पावर डिसिपेशन भी, मतलब पावर भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी कि पॉजिटिव होनी चाहिए। बी ऑप्शन क्या बोला? ड्राइविंग फोर्स कैन गिव नो एनर्जी टू द ऑसिलेटर 0 इन सम केसेस। पावर 0 हो सकती है। पावर 0 किस केस में हो सकती है? अगर आपकी फाई की वैल्यू, मतलब अगर आपके cos phi 0 हो जाए तो उस केस में पावर डिसिपेशन 0 हो सकता है। तो ऑप्शन बी भी करेक्ट होगा। देन द ड्राइविंग फोर्स कैन नॉट साइफन आउट पावर, मतलब कभी भी पावर लेस देन 0 नहीं हो सकती, मतलब ये कभी पावर सप्लाई नहीं कर सकता है। क्यों सप्लाई नहीं कर सकता है? द एनर्जी आउट ऑफ द ऑसिलेटर। ऑसिलेटर कभी भी एनर्जी सप्लाई नहीं कर पाएगा, ऑसिलेटर हमेशा एनर्जी लेगा। क्यों? इसका रीजन क्या है? क्योंकि पैसिव एलिमेंट्स यूज कर रहे हैं, पैसिव सर्किट एलिमेंट्स यूज कर रहे हैं। जैसे रजिस्टर है, रजिस्टर के क्रॉस हमेशा पावर डिसिपेशन होता है, रजिस्टर कभी पावर सप्लाई नहीं कर सकता। तो L, C और R तीनों की तीनों पैसिव कॉम्पोनेंट्स होते हैं, तीनों के अक्रॉस पावर डिसिपेशन होती है, वो कभी भी पावर सप्लाई नहीं कर सकते। ड्राइविंग फोर्स कैन टेक अवे एनर्जी आउट ऑफ द ऑसिलेटर, ये चीज गलत है। आप कभी भी कर ही नहीं सकते हो, मतलब ये वाले एलिमेंट से आप कभी भी एनर्जी एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते बाहर। इनके अक्रॉस हमेशा, मतलब इसको आप ऐसे समझ सकते हो जैसे करंट फ्लो होता है जब रजिस्टर के थ्रू, तो हीट हो जाता है रजिस्टर। तो इलेक्ट्रिसिटी जब आ रही है, करंट जब फ्लो हो रहा है, तो वो अननेसेसरीली हीट डिसिपेशन हो रहा है, तो एक तरीके से वेस्टेज हो रही है। तो बट रजिस्टर के क्रॉस हमेशा, रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर तीनों के क्रॉस हमेशा वेस्टेज होगी, हमेशा डिसिपेशन होगा, कभी भी वो सोर्स नहीं बन पाएंगे पावर सप्लाई का। तो ए, बी, सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे इस सिनारियो में। लास्ट 12th क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अच्छा 13th क्वेश्चन में 12th क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हेन एन एसी वोल्टेज ऑफ 220 वोल्ट इज अप्लाइड टू द कैपेसिटर सी। एसी वोल्टेज आपने अप्लाई करा है 220 वोल्ट का एक कैपेसिटर पे। क्या बोला है? मैक्सिमम वोल्टेज बिटवीन द प्लेट्स इज 220 वोल्ट। मैक्सिमम वोल्टेज 220 वोल्ट होगी या नहीं होगी, कैसे पता लगेगा? मैक्सिमम वोल्टेज आपकी 220 वोल्ट नहीं होनी चाहिए बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। कैपेसिटर के बीच में मैक्सिमम 220 वोल्ट क्यों नहीं होगी? मैक्सिमम इज पीक वैल्यू। जो ये 220 वोल्ट है, 220 वोल्ट होगा आपका आरएमएस वैल्यू, तो मैक्सिमम 220 नहीं होगा। करंट इज इन फेज विद अप्लाइड वोल्टेज? नो। कैपेसिटर में मतलब VC हम ऐसे बनाते हैं और आपका VR ऐसे होता है, 90 डिग्री आउट ऑफ फेज होगा करंट, और आपका 90 डिग्री नहीं होगा। अच्छा, अप्लाइड वोल्टेज बोला है, अप्लाइड वोल्टेज आपकी यहाँ पर होगी V। तो कुछ cos phi एंगल, जो बीच में फाई एंगल बनता है, तो कुछ फाई फेज डिफरेंस होगा, इन फेज नहीं होते हैं। नेक्स्ट, द चार्ज ऑन द प्लेट्स इज इन फेज विद द अप्लाइड वोल्टेज। अब ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। चार्ज जो है, चार्ज हमेशा इन फेज होगा अप्लाइड वोल्टेज के। क्यों? क्योंकि चार्ज एक फेजर क्वांटिटी नहीं है, चार्ज को आप कभी फेजर पे नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। और चार्ज किससे आ रहा है? जो टोटल एनर्जी सप्लाई हो रही है,
टोटल जितनी एनर्जी सप्लाई हो रही है, एनर्जी भी एक स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज भी एक स्केलर क्वांटिटी है, तो चार्ज हमेशा इन फेज होगा। जितनी एनर्जी आएगी उतना ही चार्ज इकट्ठा होगा, उतना ही चार्ज कैपेसिटर लेगा। जैसे ही एनर्जी डिसिपेशन होगी, जितनी एनर्जी जिस रेट पे एनर्जी डिसिपेट हो रही है उसी रेट पे चार्ज लूज करेगा कैपेसिटर। तो कैपेसिटर इन फेज होगा। पावर डिलीवर्ड टू द कैपेसिटर इज जीरो। पावर जीरो होती है, क्यों? क्योंकि पावर इसलिए जीरो हो जाती है क्योंकि कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों के ही केस में, दोनों के अंदर वॉटलेस करंट फ्लो करता है। अगर वॉटलेस करंट का नाम सुना जिसके थ्रू पावर डिसिपेशन जीरो होती है, वाई? बिकॉज कॉस फाई की वैल्यू जीरो होती है इंडक्टर एज वेल एज कैपेसिटर दोनों के केस में। तो ऑप्शन सी एंड डी विल बी माई करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? लाइन दैट ड्रॉज पावर सप्लाई टू योर हाउस फ्रॉम स्ट्रीट हैज क्या क्या ऑप्शन है? जीरो एवरेज करंट। एवरेज करंट जीरो होता है, ये बात सही है। 220 वोल्ट एवरेज वोल्टेज। एवरेज वोल्टेज 220 वोल्ट क्यों नहीं होती? 220 वोल्ट इज द आरएमएस वोल्टेज जो हमारे घर में वो सप्लाई करता है, एवरेज नहीं होती। आरएमएस वैल्यू आपको पता है, वी आरएमएस। वी एवरेज कैसे निकालते हैं? जो हमने एवरेज वाला फॉर्मूला देखा था, विच इज अराउंड 70 और 67% ऑफ द पीक वैल्यू। ये ऑल्दो क्या होती है? वी नॉट बाय रूट 2 होता है इसका फॉर्मूला। तो आरएमएस और एवरेज अलग अलग क्वांटिटीज होती हैं। तो 220 वोल्ट एवरेज वैल्यू नहीं होगा आंसर। वोल्टेज एंड करंट आउट ऑफ फेज बाय 90 डिग्री। आउट ऑफ फेज नहीं होते 90 डिग्री से, करेक्ट। आउट ऑफ फेज क्यों नहीं होंगे? क्योंकि मेनली रेजिस्टिव सर्किट्स, रेजिस्टिव चीजें हम यूज करते हैं हमारे घर के अंदर इक्विपमेंट्स में। देन वोल्टेज एंड करंट पॉसिबली डिफरिंग इन फेज 5 सच दैट 90 डिग्री फेज डिफरेंस कभी नहीं होगा। 90 क्यों नहीं होगा? मोस्टली तो रेजिस्टिव चीजें होती हैं। बाकी जैसे आप फैन वगैरह यूज करते हो तो फैन में कैपेसिटर होता है, और कहीं कहीं पर कुछ कुछ सर्टेन जगह पे एल भी हो सकता है, मतलब इंडक्टर भी हो सकता है। तो सर्किट मोस्टली तो खाली रेजिस्टिव होता है। अगर खाली रेजिस्टिव नहीं होता तो दूसरी पॉसिबिलिटी होती है एलसीआर होने की। आर में, रेजिस्टिव सर्किट में और एलसीआर सर्किट दोनों में ही एग्जैक्टली 90 डिग्री फेज डिफरेंस नहीं होता। आर अगर प्योरली रेजिस्टिव होगा तो 0 डिग्री होता है फेज डिफरेंस। एलसीआर होगा तो कुछ 5 फेज डिफरेंस होता है, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी में बोला हुआ है। तो ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर, ना कि ऑप्शन सी। तो ऑप्शन ए एंड डी विल बी माई करेक्ट आंसर इन दिस केस। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर टुडेज वीडियो। आई होप आपको एक अच्छी प्रैक्टिस और एक अच्छा रिवीजन मिला होगा चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स का। इफ यू फाउंड दिस कंटेंट हेल्पफुल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।